Hello guys, this is Surya Pratap Singh and here we are to discuss the lecture number 8 of chapter 5, that is laws of motion. In the last lecture we have discussed some problems on Newton's second law. For the last two lectures we are solving problems on Newton's second law. Okay, so today also we are going to discuss the problem on Newton's second law as well. ठीक है अब पिछले लेक्चर में हमने आपने देखा हो तो पिछले दो तीन लेक्चर से हमने F इक्वल टू एम ए पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। पहले हमने नॉर्मल सवाल करे, कार चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद में फिर हम सवाल में आए कि हमने दो ब्लॉक्स रख लिए, उस पर फोर्स लगाया तो सिस्टम का हमने एक्सेलरेशन निकाला, नॉर्मल रिएक्शन निकाली, ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकाली। फिर हम टेंशन वाले सवालों में आ गए। फिर हमने मतलब बेसिकली बोला कि रस्सियां बनी हुई हैं, रस्सियों से ब्लॉक्स बने हुए हैं और एक ब्लॉक को फोर्स लगा दिया जाए तो पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो उस सिस्टम का हमने क्या निकाला, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाला और सिस्टम में जो स्ट्रिंग्स थी उनमें टेंशन्स जो थी वो टेंशन निकाली। अगर दो तीन स्ट्रिंग या बीच में ब्लॉक आ रहे हैं तो टेंशन अलग अलग होगी और वो टेंशन हमने निकालने की कोशिश करी पिछले लेक्चर में, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा दिया था आपको कि यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया है तो उसका जो हमने कंपोनेंट्स लिए उस हिसाब से हमने किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अभी तक डिस्कस कर ली। अब हम जो नेक्स्ट आज डिस्कस करने वाले हैं वो जो मेन है वो हमारा है पुली ब्लॉक सिस्टम, या आप बोल सकते हो एटवुड मशीन भी बोल सकते हो, बट पुली ब्लॉक सिस्टम आप बोलो तो ज्यादा बेहतर है ना। पुली ब्लॉक सिस्टम हालांकि इसकी बात मैं कर चुका हूँ पहले, आपको टेंशन वगैरह मैंने आपसे टेंशन वगैरह मार्क करवाई थी उस पुली ब्लॉक सिस्टम में, है ना, कि यहाँ पे टेंशन होगी, कहाँ कहाँ टेंशन होगी स्ट्रिंग में ना, स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। तो बस बेसिकली हम अब उस सिस्टम को अंदर से पढ़ेंगे अच्छे से, और बहुत सारे सवाल जो हैं इस चैप्टर में वो पुली ब्लॉक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। तो हमको इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कितना समझ पाते हैं। लेट्स सी। पुली ब्लॉक सिस्टम सर, अच्छा क्या होता है ये? बेसिकली कुछ ऐसा सिस्टम आप मान लो कि एक पुली हो, पुली पे दो मास, एक कोई मास m1 है और एक कोई मास सपोज m2 है। ठीक है, और मैंने बोला है यहाँ पे कि m2 जो है वो m1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मास इधर कहीं मूव करेगा और ये मास इधर कहीं मूव करेगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब हमने इस सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बताई। हमने बोला कि ये जो हम पुली ब्लॉक सिस्टम में पुली यूज करेंगे 99% सवालों में, 99% सवालों में, आपके लिए 100% आप समझ लो, ये जो पुली है ये मासलेस है। कैसी है? मासलेस है। पुली इज मासलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है मतलब इस पे जो ये हम पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है ना, तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम ऐसा पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ये पुली जो है वो मासलेस है। इस पुली का मास भी हो सकता है और ये पुली पे फ्रिक्शन भी हो सकता है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आपकी जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर बोर्ड के हिसाब से और नॉर्मल जेई मेंस यानी कि जो हमारा एनटीए लेता है उसमें अगर आप 99% सवालों में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी पुली यूज होती है वो मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। ठीक है, ये आपके एजम्पशंस हैं जो आपने कंसिडर करे हैं। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब स्ट्रिंग खिंच नहीं रही, स्ट्रिंग खिंच नहीं रही, है ना, या टूट नहीं रही। स्ट्रिंग टूटेगी नहीं या खिंच मतलब टूट जाएगी, अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी, ये नहीं खिंच रही है, एलोंगेशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग, देयर इज नो elongation in the string. ठीक है सर, बढ़िया।
और क्या। ठीक है, इतना आपको बोला गया, इतने आपके एजम्पशंस लिए। अब इस एजम्पशन पर बेस्ड कुछ चीजें आपको मैं इधर समझाऊंगा, ठीक है, जो शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखी हैं, तो आप इधर से ही कॉपी करना, क्योंकि ये चीज नोट्स में लिखने लायक थी नहीं, समझाने वाली बात है तो समझें आप। बात ऐसी है कि सपोज आप करो कि सपोज ये M2 अगर बड़ा है M1 से, तो ये चीज नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। मैंने माना कि ये जो है ये इधर कुछ x1 नीचे चला गया, सपोज आप मान लो कि ये जो मास है ये कुछ कितने नीचे चला गया, x1 नीचे चला गया, क्लियर है। और ये जो मास है ये सपोज x2, हालांकि हम जानते हैं ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ये लॉजिकल सी बात है, हमको दिख रही है, ठीक है, इतना हमारा लॉजिक है, पर फिर भी मैंने बोला कि ये x2 ऊपर चला गया। कैसा ऊपर चला गया, x2 ऊपर चला गया। तो सबसे पहली बात, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो सब ये कंडीशन मेरे को पता होनी चाहिए कि x1 प्लस x2 बराबर 0 होना चाहिए, x1 प्लस x2 बराबर 0 होना चाहिए। इसको मैं दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि x1 बराबर माइनस x2 होना चाहिए। अब देख, ये जो x है दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। जो x1 है वो बेसिकली आपका नीचे की तरफ हुआ है, और जो x2 है वो बेसिकली आपका ऊपर की तरफ हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसका है, ये ऊपर की तरफ खिसका है। तो अगर मैं एक को पॉजिटिव लूं, सपोज x1 को पॉजिटिव लूं, तो x2 मेरा नेगेटिव होगा, और अगर x2 पॉजिटिव है तो x1 नेगेटिव होगा। और अगर स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है तो दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा। ये माइनस साइन ये सिर्फ बता रहा है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नीचे ये ऊपर। बात समझ में आई, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को मिलेगा dx1 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dx2 बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक। बात समझ में आई, मतलब फर्स्ट ब्लॉक जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से सेकेंड ब्लॉक नीचे जाएगा। बात समझ में आई। अगर मैंने स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल मानी है तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो ये होल्ड करेगा क्योंकि ये x1 और x2, मतलब x1 जितना नीचे गया जितना ये ऊपर गया, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, यानी x1 और x2 मिला के मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या ये भी बोल सकते हो कि x1 बराबर माइनस x2, ये जितना नीचे आया उतना ही वो ऊपर आया, तो ही तो बोलूंगा मैं स्ट्रिंग मेरी क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, उसमें कोई खिंचाव नहीं है, जितना ही नीचे उतना ही ये ऊपर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से खींचा तो ये लंबी हो गई इधर से और ये उतनी ऊपर नहीं आ पाई, ये ज्यादा ऊपर आई। बात समझ में आई, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, यानी कि dx1 बाई dt इज इक्वल टू dx2 बाई dt, यानी v1 इज इक्वल टू माइनस v2, यानी कि ये जितने से ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे जाएगा। बोलो बात समझ में आई। ऊपर की डायरेक्शन आपको पॉजिटिव रखनी है इस पुली ब्लॉक सिस्टम में, या इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन। इसमें आपको ये याद रखना है कि आप जो भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लोगे वो आप पॉजिटिव लोगे, और जो भी आप नीचे की तरफ लोगे वो आप नेगेटिव लोगे। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, v1 इज इक्वल टू v2। अगर इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सोचो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा dv1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस dv2 बाई dt। मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये चीज क्या है बच्चों, ये है आपका a1 और ये है आपका a2, यानी a1 बराबर माइनस a2, a1 बराबर माइनस a2, यानी ये ब्लॉक जितने से ऊपर जाएगा
उतने से ये ब्लॉक नीचे जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो मैं बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप ना तीन चीजें बोल सकते हो। ये x1 x2 तो ठीक है, इस तरीके से तो मान लिया, समझ लिया, ये पूरी कहानी समझ ली। पर ये कहानी समझने के बाद मैं तीन चीजें बोलूंगा कि कोई भी एटवुड मशीन नाम की चीज हो दुनिया में, मतलब कोई भी ऐसे दो ब्लॉक लटके हों, एक M1 एक M2, और मैंने बोला कि M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब ये इधर नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये अगर x नीचे गया तो ये x ऊपर गया। अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v थी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v थी। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a था तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a था। बोलो बात समझ में आई? क्या इस पूरी कहानी से क्या मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा ही रहा? तो मुझे बस ये याद रखना है कि एटवुड मशीन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका एक्सेलरेशन होगा। टू ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, इस तरीके की बात। टू ब्लॉक सिस्टम को हम एटवुड मशीन बोलते हैं, जब दो ब्लॉक ऐसे पुली से लटके हों। इस पर्टिकुलर चीज को मैं क्या बोलूंगा? एटवुड मशीन बोलूंगा। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो टेंशन वगैरह नापने के काम आता है, इसलिए इसका नाम है एटवुड मशीन। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नापने के कैसे काम आता है, क्या आता है, वो मैं सब बाद में बताता हूं। अभी के लिए आपको क्या समझना है, इस ये आराम से लिखेंगे आप, पर आप दिमाग में लिखते वक्त क्या धारणा बैठाएंगे वो ये है कि यार दुनिया में ना ये जो एटवुड मशीन नाम की चीज होती है ना, इसमें मेरे को सबसे पहले तो तीन एजम्पशंस है मेरे। वो ये है कि मेरी पुली जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, पुली का कोई मास नहीं है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज, मेरी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसमें कोई खिंचाव नहीं है, मतलब जितना ही नीचे जाएगी उतना ही ये ऊपर जाएगी। मतलब x1 अगर ये नीचे गया और x2 ये ऊपर आया तो x1 प्लस x2 बराबर 0 होगा। और इन कंडीशन को डिफरेंशिएट वगैरह करके मेरे को पहले मिला v1 बराबर माइनस v2, और ये मिला a1 बराबर माइनस a2 या x1 बराबर माइनस x2। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जितना ये नीचे गया उतना ये ऊपर आया, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे गया उतनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आया उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर गया। बोलो बात समझ में आई? आई होप समझ आएगी। मैं तेज बोला पर आई थिंक ये बहुत सिंपल सी चीज है तो बोल सकता था। ठीक है, तो आराम से पॉज करके लिखें और फिर मैं इसको आगे कराता हूं। ओके तो ये हुई हमारी एटवुड मशीन की बात। हमको कुछ ऐसी ऐसी बातें समझ में आई। अब हम इस एटवुड मशीन की थोड़ी सी और डीप नॉलेज में जाते हैं और क्या होता है इसमें। तो अभी तक हमने जो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना सीखा और जो फोर्स बैलेंसिंग सीखी या एफ नेट बराबर ma लिखना सीखा, वो सब हम इसमें लगाएंगे। एटवुड मशीन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है और m2 अगर m1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सिस्टम है वो ऐसे मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन जो अगर इधर a होगा तो इसका भी a ही होगा। ये तो समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, ये पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तभी आपने बोला एक्सेलरेशन इसका ये इधर होगा और ये इधर होगा। अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली नहीं होती या स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं होती तो मैं नहीं बोल पाता है कि ये ए और ये ए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो अब क्या करना है। अब मुझे ना मेन क्वेश्चन अराइज होता है, ये एक्सेलरेशन निकालो आप। दूसरी चीज जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें जो टेंशन आएगी इधर टी, इधर भी जो टी आएगी, ये टेंशन निकालो आप टी। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सोचो, आपको पता है कि इस पे यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा, m1g, इस पे इधर लग रहा होगा m2g। बोलो सही है? अब अगर दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मैं सेपरेट बनाऊं, तो मुझे पता चलेगा कि m1 और ये m2, m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ m1g लग रहा है, ऊपर की तरफ इधर t लग रहा है।
एक्सेलरेशन ए है, सही है। ऐसे ही m2 पे अगर बात करूं, नीचे की तरफ m2g लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, इसका ये ऊपर की तरफ t है। बोलो सही है। अच्छा, अब अगर दोनों की इक्वेशंस लिख दूं तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी, बताओ क्या मिलेगी। एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, ये टेंशन माइनस m1g, क्योंकि ये जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ये माइनस ये इसका नेट फोर्स है जो इसको मूव करा रहा है, यानी नेट फोर्स T माइनस m1g, एफ नेट बराबर m इंटू ए। यही तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है जो हम लिखते आते हैं FBD बना के। तो एफ नेट बराबर एम ए, जब भी ब्लॉक मूव कर रहे हो तब हम क्या लिखते हैं, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, यानी m1 इंटू एक्सेलरेशन ए। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, बिल्कुल सही, एकदम सही, बढ़िया। दूसरा यहाँ पे बोला कि सर यहाँ पे बताओ इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन आप लिखोगे तो आप बोलोगे ये एक्सेलरेशन नीचे यानी m2g बड़ा होगा, t छोटा होगा, तो m2g माइनस टी, ये एफ नेट हो गया, बराबर मास क्या है आपका m2 इंटू एक्सेलरेशन a। बोलो सही है। हाँ सर, एकदम सही है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये भी बोला है कि पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इतना सब कुछ बोला है और उसके बाद ये मशीन दी और बोला कि बताओ टेंशन ढूंढो स्ट्रिंग में और एक्सेलरेशन ढूंढो ब्लॉक का। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये दो इक्वेशंस लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देते दोनों इक्वेशन को। जैसे ही हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो आपको दिख रहा होगा कि t और t कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ t प्लस का है या माइनस का है, और ये और दोनों चीज देखो, यहाँ m2g है या माइनस m1g है। तो ऐड करते ही मुझे इस साइड मिलेगा m2g माइनस m1g बराबर, इस साइड मिलेगा m1a प्लस m2a। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन ले लूं और इनमें g कॉमन ले लूं, तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूं कि m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, या m2 प्लस m1 एक ही बात है, m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 इंटू g बराबर a। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? कुछ नहीं किया भाई साहब, मैंने बस g कॉमन ले लिया, इधर इधर a ले लिया और जो बचा उसको नीचे भेज दिया। तो मेरे पास ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया इस सिस्टम का, यानी ये ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा और यही ये ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ। तो ये तो आया आपका एक्सेलरेशन। आपको और क्या निकालना था? टेंशन। तो टेंशन इन दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी रख दो तो आपको टेंशन मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ सर, मिल जाएगी, एकदम सही है। देखो आपको यहाँ पे टेंशन क्या है आपकी, देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बोलो टी की वैल्यू क्या है? फर्स्ट से m1g इधर आएगा तो m1g प्लस ए है कि नहीं है। अच्छा, m1g प्लस ए की वैल्यू ये रही, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g, यानी g बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस दिस इंटू g। बोलो समझ आया? इतना, ये कुछ भी हमारा टेंशन आ गया। मतलब कुल मिला के आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और टेंशन मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसा का ऐसा मैं अभी m1 m2 की जगह 2 kg और 4 kg लेके करा दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आप समझे बात को कि हमने किया क्या है। हमने किया सिंपल, एफ नेट बराबर एम ए है, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं और दोनों पे हमने एफ नेट बराबर एम ए लिखा है। बात समझ में आई? पॉज करें और लिखें। ओके,
तो देखो ऐसे का ऐसा एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक एग्जांपल कर लो ऐसा का ऐसा। एक पुली है, ऐसे एक मास है, यहाँ पे ले लो 2 kg, यहाँ ले लो 5 kg, ठीक है। और वही क्वेश्चन है कि टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन मुझे पता है इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, क्योंकि 5 kg की ज्यादा वेट लगेगा ना तो ये नीचे जाएगा, 2 kg का वेट कम होगा तो ये ऊपर जाएगा। लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। तो बताओ क्या होगा। तो देखो हम बोलेंगे सर 5 kg का एफबीडी बना लो, 2 kg का एफबीडी बना लो। 5 kg पे सर नीचे 5G आएगा, ऊपर टेंशन T लग रही है, इसका एक्सेलरेशन नीचे A है। इस पे सर अगर एफ नेट बराबर एम ए लिखूंगा तो इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ है जो 5G माइनस टी है, और मास इसका 5 है इंटू एक्सेलरेशन A है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई सर नंबर 1। बोलो आई नहीं आई? हाँ सर आ गई। 2 kg पे बोलूंगा तो बोलूंगा सर यहाँ पे 2G नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो नेट फोर्स इसका कहाँ है? ऊपर है, यानी T माइनस 2G बराबर 2 इंटू ए। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। सही है? सही है सर। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो जैसे ही ऐड करूंगा तो देखो टी टी कट, 5G और 2G 7G बराबर 5 और 2 7 7A। सही है? नहीं, ऐड करेंगे तो 5 में से 2 3G बचेगा इस साइड। सही है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3G/7G की वैल्यू रखनी हो तो रख लो, नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन आ गया आपका 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3G/7। एक्सेलरेशन आ गया, किसी में भी रख दो तो टेंशन आ जाएगी। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं तो 5G माइनस टी बराबर 5 इंटू एक्सेलरेशन यानी 3G/7। अब इसको सॉल्व कर लो तो टेंशन मिलेगी। देखो 5G माइनस टी इज इक्वल टू 15G/7, यानी कि हमारे पास देखो टेंशन कितनी निकल के आई? टेंशन हमारे पास आई 5G माइनस 15G/7, यानी 7 5 जा 35 माइनस 15 यानी 20G/7 टेंशन न्यूटन में। आई कि नहीं आई? और ये हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने टेंशन निकाल दी, एक्सेलरेशन निकाल दिया। टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यही दो चीजें हमसे पूछ रहा है वो पिछले कुछ सवालों में से। पिछले लेक्चर में भी जो हमने सवाल एंड करे थे वहां पे क्या पूछ रहा था वो? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एडवर्ड मशीन वही चीज है जहां पे हमको एक्सेलरेशन ब्लॉक्स का निकालना होता है और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी होती है। पर यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है कि हमें अगर इसका एक्सेलरेशन इधर ए है तो इसका भी इधर ए होगा। सही बात है? सही बात है। समझ में आई बात? आई थिंक समझ में आई होगी। पॉज करें और लिख लें, शांति से लिखें, समझ के, पिछले सवाल से रिलेट करके। वो M1 M2 के टर्म्स में था, ये सिर्फ 2 kg और 5 kg लिखा है बस उसकी जगह। ओके, तो ये हुई बात बेसिकली हमारी एडवर्ड मशीन जैसी चीजों की बात। पर अब मैं आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी ऐसे सवाल हों, जैसे हमने देखा था कि हम सिस्टम मान के शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं टेंशन वाले सवालों में भी और नॉर्मली भी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको कुछ बहुत सारी चीजें दी थी। जैसे एग्जांपल एक दिया था कि ऐसे मास रखा हो, इसके साथ में इधर एक मास रखा हो, तो इसको सिस्टम मान लो और इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा हो तो F/m1 + m2 इसका एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। बात समझ में आई? यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन F नेट अपॉन टोटल मास लिख दो आप, है ना, जो भी नेट फोर्स लग रहा हो। अंदर के जो फोर्सेज हैं वो काउंट मत करो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, वो सब काउंट नहीं करना। नेट फोर्स सिस्टम का
ऐसे ही यही चीज मैंने इधर भी अप्लाई करी थी, अगर आपको याद हो कि जब ऐसे दो ब्लॉक थे, ये M1 था ये M2 था, ऐसे रखे, यहां से ऐसे फोर्स लगा दिया, तो अब इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है ये टेंशन, ठीक है, पर सिस्टम पर जो टोटल फोर्स है वो F है। तो सिस्टम, पूरा सिस्टम अगर एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी A से और ये भी A से, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन सिस्टम का हो जाएगा F/m1 + m2। मतलब जब भी सिस्टम जैसी कुछ चीज आती है तो मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, वो ये है एक्सेलरेशन बराबर F net अपॉन मास टोटल। याद रखें, फॉर अ सिस्टम एक बढ़िया सी तरीके से ये दो एग्जाम्पल के साथ में आप ऐसे लिख लें, ठीक है। फॉर अ सिस्टम आप बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, तो आप F net बराबर m टोटल लिखेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूं, बट फिर से ऐसी रफली बता दिया। अब इसका इधर क्यों बताया मैंने, क्या रीजन था? मैंने अभी आपको एक चीज समझाई कि जो एटवुड मशीन थी मेरी, वो कुछ ऐसी थी सर कि ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसमें ना जो सिस्टम है, अगर आप ध्यान से देखें, अच्छे से बनाता हूं मैं शांति से, ये M1, ये आपका M2। अब ये भी आपका ना बेसिकली एक सिस्टम ही तो है, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A ही है, बस ये पार्ट का इधर A है और इस पार्ट का इधर A है। बात समझ में आई? है तो पूरे सिस्टम का A एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो इसको भी सिस्टम मान के आप कर सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, सपोज करो इस पूरे इसको ऐसे, दोनों मासेस को उठा के आप एक ऐसे ले आए। आपने बोला ये M1 है, ये बीच में ये पुली हट गई, ये रस्सी उठा के, मतलब ये मासेस, ये रस्सी से ऐसे पुली से उतार लिया और सीधा रख दिया। तो सीधा जैसे ही रखा तो M1 + M2 एज्यूम कर लिया कि ऐसे सीधा रख दिया है, ऐसा ही, पर मान लिया कि ऐसा रख दिया। तो जब इसको मान लिया कि ये ऐसा रख दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे, लॉजिकली सोचो, यहाँ पे M2 पे नीचे क्या लग रहा था? M2G लग रहा था, और यहाँ पे M1G लग रहा था। यहाँ पे ये टेंशन T थी, इधर ये टेंशन T थी, बोलो सही थी? अब यहाँ पे वही फोर्सेस बनाओ, तो देखो यहाँ पे M2G होगा ऐसे, यहाँ पे देखो M1G होगा ऐसे, यहाँ पे टेंशन T होगी, यहाँ पे टेंशन T होगी, और पूरे सिस्टम, इसका भी एक्सेलरेशन A है और इसका भी एक्सेलरेशन A है, और दोनों इधर ही हैं। क्यों? क्योंकि देख, अगर जब इसको ऐसे उठा के ऐसे रखेगा तो ये भी ऐसे जा रहा, ये भी ऐसे जा रहा, मतलब इस एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं दोनों। अगर ऐसे देखें तो ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है, पर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो दोनों ऐसे ही जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब इस पे अगर तू सिस्टम मान के ये लगा, ये वाला फॉर्मूला F net बराबर m टोटल लगा, F net, ये पूरे जो भी सिस्टम है ना, ये पूरा, इस पे नेट फोर्स लिखो और इंटरनल फोर्सेस नहीं लेने। यहां पे भी देखो इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिए थे, नेट फोर्स सिर्फ ये था, F net अपॉन M1 + M2, मतलब F/m1 + m2, ये आंसर था इसके एक्सेलरेशन का। बात समझ में आई? ऐसे यहां पे भी इंटरनल TT थे, पर एक्सेलरेशन A लिखने के लिए मुझे सिर्फ नेट फोर्स F लिया मैंने, जो सिस्टम पे लगा था। बात समझ में आई, है ना? ऐसे ही इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या था? M2G में से ये वाला फोर्स माइनस कर दो, क्योंकि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, और M2G बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बोला है M2 = M1। तो M2G अगर बड़ा है M1G से, तो मैं लिखूंगा M2G - M1G। ये तो हो गया आपका नेट फोर्स। बात समझ आई? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। नीचे लिखना है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का मास M1 + M2, तो M1 + M2। अगर ऊपर से G कॉमन आप ले लो, देखो यहां से G ऐसे ऐसे हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ, लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या आया? M2 - M1 × G/M1 + M2। क्या ये वही फॉर्मूला आया जो अभी मैंने एटवुड मशीन के लिए डिराइव किया था? हाँ, ये वही आया। आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया, एकदम सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये वो फॉर्मूला आया। तो यानी कि हम इसको भी सिस्टम मान के इसमें एक्सेलरेशन बराबर F net अपॉन m टोटल लगा सकते हैं।
ठीक है। पर अगर मुझे ये टेंशन निकालनी होगी तो फिर वो एफबीडी बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी देखो, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी होती तो एफबीडी बनाने पड़ते हैं इन दोनों के अलग अलग। यहाँ पे भी ये टेंशन निकालनी होती तो इसका एफबीडी बनाना पड़ता। मतलब इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है। पर अगर सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन निकालना हो अगर सिर्फ, तो आप एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट अपॉन एम टोटल लगा सकते हो। एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट अपॉन एम टोटल लगा सकते हो। क्लियर हुआ आपको? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से समझे, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। ठीक है, पॉज करें और जैसा बोर्ड पे लिखा है, जो समझ में आया हो आपको वो लिख लें, क्योंकि ये मैंने ये सब नोट्स में नहीं लिखा है। ठीक है, ये सिर्फ इधर समझाया है, तो जिसको समझ में आया हो प्लीज समझें। वापस वीडियो पॉज करके वापस पीछे जा जाके ये जो मैंने इतना बोला, इतने देर से मैं बोल रहा हूं, वो वापस सुने मैं क्या समझाना चाह रहा था। प्लीज समझें उस बात को। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछें। पॉज करें और लिखें। ओके, ठीक है। तो अब मैं ऐसे, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल कराया था एटवुड मशीन पे, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे 2 kg लिया था, इधर 5 kg लिया था। अब देखो उसका एक्सेलरेशन 3g/7 आया था ना, तो फटाक से देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सिस्टम मान लें, सिस्टम मान के इसको ऐसे बना देते हैं कि 2 kg ऐसे रखा है, 5 kg ऐसे रखा है, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है। कितना लग रहा है? 5g, क्योंकि नीचे 5g लग रहा होगा। इस पे इधर लग रहा है 2g। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का इधर है ना। तो नेट एक्सेलरेशन जो लिखा जाएगा वो नेट फोर्स यानी 5g माइनस 3g, 5g माइनस 2g यानी 3g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी 5 और 2 7, 3g/7। बात समझ में आई? डायरेक्ट लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सिस्टम का एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कैसा एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप ट्राई करें, लिखने का कोशिश करें। थोड़ा सा अलग होगा मे बी, पर ट्राई करें कि सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना है आपको। क्या लिखना है? सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना है आपको। ये 5 kg, ये 2 kg, और इसके साथ में इधर लगा है 4 kg। ऐसे लगा, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, पर दिमाग होगा तो होगा, आपसे पक्का होगा अगर आपका थोड़ा सा दिमाग होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। टेंशन नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि टेंशन के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे और वो अभी नहीं बनवाना चाह रहा मैं। ठीक है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन बताओ आप फटाक से, शॉर्ट ट्रिक यूज करके। टेंशन के लिए तो अभी मैं बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ, उसकी टेंशन नहीं है, पर आप बताओ मुझे अभी एक्सेलरेशन इसका। देखो, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप पूरे को सिस्टम मान लोगे और ये 2 और 4 है। सोचिए, यहाँ जो टेंशन होगी, क्या यहाँ भी वही टेंशन होगी? सेम टेंशन होगी कि अलग होगी? अलग होगी। पर टेंशन तो मुझे निकालनी नहीं है, मुझे तो क्या निकालना है? मुझे तो बस ये निकालना है कि इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे लिख लेता हूँ। देखो, 5 kg, 2 kg, 4 kg। बोलो सही है? सही है। अच्छा,
यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं इन दोनों को क्या कंबाइन करके 6 kg लिख सकता हूं, वो बेटर होगा, है ना। इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख लूं, 6 kg, क्योंकि इस पूरे में इधर जो फोर्स इस पूरे में, अगर मैं इधर ऐसे फोर्स जो लग रहा होगा वो 6G लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 6G लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा। तो मैं बोलूंगा कि इसको 6 kg मानता हूं, तो इधर 6G फोर्स है, मास इंटू ग्रेविटी mg, और इधर कितना फोर्स है, इधर 5G फोर्स है। नेट अंदर का टेंशन वेंशन वो ठीक है, अलग बात है। नेट फोर्स क्या हुआ इस पे, 6G माइनस 5G, ये नेट फोर्स हुआ अपॉन टोटल मास 6 और 5 11, यानी G/11 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। बात समझ आई आपको, आई होप समझ आई होगी। तो मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकता हूं, पर अगर मुझे इंटरनल फोर्सेस निकालने हो तो मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल ब्लॉक वाले सवाल हो, 2 ब्लॉक जुड़े हुए हों, या फिर आपका पुली ब्लॉक सिस्टम हो, या फिर आपका स्ट्रिंग मास सिस्टम हो, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, मतलब स्ट्रिंग से मास जुड़े हो और एक जगह आपने खींच दिया हो, फोर्स लगा दिया हो, ठीक है। तो उन सारे केसेस में आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, दैट इज एक्सेलरेशन बराबर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और अगर आपको इंटरनल फोर्सेस, टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन पूछी गई है तो उसके लिए आपको एफबीडीज बनाने पड़ेंगे और इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो अभी हम और करेंगे, ठीक है। पॉज करें, ये दोनों को लिखें। ओके तो बेसिकली आज के लेक्चर को मैं इधर ही खत्म करता हूं, और एडवर्ड मशीन पे मैं और भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है वो शायद उतना मैंने लेक्चर के नोट्स में नहीं लिखा है, तो इस लेक्चर के लिए आप प्लीज इस लेक्चर को फॉलो करें, और लेक्चर में जो जो मैंने लिखवाया है उसको मतलब जितना ज्यादा हो सके लेक्चर में बोर्ड पे जो जो मैंने किया है वो सब आप भी अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि मैंने अपने जो पीडीएफ नोट्स भेजता हूं मैं, उसमें मैंने इस लेक्चर वाला कंटेंट उतना नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को प्लीज ढंग से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत कोर कंसेप्चुअल लेक्चर है, ठीक है। एडवर्ड मशीन से मैं आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखें, जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी आप अच्छे से पढ़िए, और लेक्चर अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।